हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सिद्धांत बैच के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह, और आज हम लोग बच्चे रिवाइज करने वाले हैं जीएसटी के अंदर लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। इस चैप्टर के अंदर प्राइमरली हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, एक कॉम्पोजिशन स्कीम और दूसरा आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लगभग अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी डाउट निकल कर आता है कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा मेरे से। राइट, तो मैं सारे के सारे कमेंट्स आप लोग के रीड करूंगा। जो भी दिक्कत है आपको, आप कमेंट सेक्शन पे डालेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंजॉय करिए सेशंस को और बात करते हैं पहले कॉम्पोजिशन की और फिर बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी, इंपॉर्टेंट, आप आराम से यहां पर फुल ऑन फुल मार्क्स फेच कर सकते हो। एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से 4 नंबर तक का क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो 4 में से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन कॉम्पोजिशन स्कीम। दोस्तों आप लोग को अच्छे से पता है कि हमारे पास जीएसटी के अंदर 2 तरीके की स्कीम्स अवेलेबल हैं। एक हमारे पास नॉर्मल स्कीम अवेलेबल है और एक हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप रजिस्टर होते हो या जब भी आप धंधा करते हो, सप्लाई करते हो, तो आप नॉर्मल स्कीम के अंदर कवर होते हो। लेकिन अगर आप एक स्मॉल सप्लायर हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप नॉर्मल स्कीम को रिजेक्ट करके आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉर्मल स्कीम से निकलकर आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, अगर आप स्मॉल सप्लायर हो तो। अब स्मॉल सप्लायर कौन है सर? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता, जो सरकार ने नोटिफाई कर रखी है सेक्शन 10 के अंदर, अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लो। अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हो तो आपको फायदा क्या मिलेगा सर? आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर फायदा यह मिलेगा कि एक तो नॉर्मल जीएसटी रेट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर लोअर जीएसटी रेट अप्लाई होंगे। आपके ऊपर लोअर जीएसटी रेट अप्लाई होंगे। आपके ऊपर 1% का जीएसटी लगेगा अगर आप गुड्स के सप्लायर हो। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हो तो आपके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा, और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके ऊपर 6% का जीएसटी लगेगा। मतलब जहां पर नॉर्मल जीएसटी रेट 5%, 12%, 18%, 28% तक जाते हैं, वहीं पे कॉम्पोजिशन के अंदर 1%, 5% और 6% का जीएसटी रेट लगता है। तो आपको लोअर रेट से जीएसटी पे करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको जीएसटी अपने कस्टमर से रिकवर करना होता है। तो जब आप लो जीएसटी रेट लगाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बड़े सप्लायर के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यानी कि जो छोटा सप्लायर है वो बड़े सप्लायर के साथ क्या कर सकता है? कंपीट कर सकता है। जीएसटी लगने से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, राइट? तो छोटा सप्लायर अगर कम जीएसटी रेट लगाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा और वो बड़े सप्लायर के साथ कंपीट कर पाएगा। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसका कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है। उसके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन होता है वो रिड्यूस होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल स्कीम के अंदर रहते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है सर? वहां पर आपको मंथली आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, वहां पर आपको मंथली जीएसटी का पेमेंट्स करना होता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन में आ जाते हो मालिक, तो उस केस में क्वार्टरली हिसाब चलता है। आपको क्वार्टरली जीएसटी की पेमेंट करनी है, क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, आपको साल में एक ही रिटर्न फाइल करनी है। तो इससे क्या होता है कि सर जो छोटा सप्लायर है वो अपने धंधे पे ज्यादा फोकस कर पाता है, उसका कंप्लायंस बर्डन, उसका कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 में लाया गया। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, छोटे टैक्स पेयर के लिए लाया गया, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए लाया गया,
और रिड्यूस करने के लिए लाया कंप्लायंस कॉस्ट। ये छोटे सप्लायर को मिलेगा जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर विद इन द लिमिट है। ठीक है, अब सर आपके पास कॉम्पोजिशन स्कीम दो पार्ट्स में मिलती है। अगर आप गुड्स या फिर रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी सेक्शन 10(1) और सबसेक्शन 10(2) की। ठीक है, अच्छा, और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो, मतलब आप गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज देते हो, जैसे आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, आर्किटेक्ट हो, तो उस केस में आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी सेक्शन 10(2)(a) की। ओरिजिनली जब हमारे पास जीएसटी आया था तो वहां पर हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम जो आई थी वो गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज की ही आई थी। मतलब अगर आप केवल गुड्स में डील करते हो तो उस केस में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। अगर आप केवल रेस्टोरेंट में डील करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। अगर आप गुड्स के साथ साथ रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप गुड्स के साथ कोई अदर सर्विस देते हो, जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हो और साथ में इंटीरियर डेकोरेशन करते हो, तब सरकार आपको कॉम्पोजिशन नहीं देगी। ऐसा ओरिजिनली में था, लेकिन बाद में इस सेक्शन को अमेंड करा और कहा कि अगर आपका मेन काम गुड्स सप्लाई करने का है, क्लोथ सप्लाई करने का है, तो इसके साथ साथ आप मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप कपड़े का काम करते हो तो साथ में आप टेलरिंग सर्विस भी दे दो, कोई टेंशन नहीं है, टेलरिंग सर्विस भी दे दो, लेकिन टेलरिंग सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। ठीक है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर आपने टेलरिंग सर्विस दे दी क्लोथ के साथ साथ तो उस केस में आपका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि छोटा सप्लायर कौन होता है। तो कहता है कि स्मॉल टैक्स पेयर वो व्यक्ति है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं करता। जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं करता, हम उसको क्या मान के चलते हैं कि सर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति आपका स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है और इसे करंट ईयर में कंपोजिशन मिल जाना चाहिए। तो जैसे मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, मान के चलते हैं कि 22-23 है, 22-23 में मेरा टर्नओवर मान के चलते हैं 1.40 सीआर है। तो मुझे करंट ईयर 23-24 में मुझे कंपोजिशन स्कीम दे दी जाएगी। नाउ सपोज 23-24 में मेरा टर्नओवर हो गया माता रानी की कृपा से 1.80 सीआर। माता रानी की कृपा से मेरा टर्नओवर 23-24 में हो गया 1.80 सीआर। तो इस केस में जब मैं 24-25 में जाऊंगा तो 24-25 में मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखूं तो मैं अब छोटा सप्लायर नहीं रहा। अगर मेरा टर्नओवर 1.8 सीआर हो गया, अब मैं छोटा सप्लायर नहीं रहा गवर्नमेंट की नजरों में, तो गवर्नमेंट 24-25 में मेरे को कंपोजिशन नहीं देगी। 24-25 में मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ सपोज 24-25 में मेरा टर्नओवर वापस से गिर गया 1.30 सीआर आ गया, यानी कि मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर के अंदर आ गया। यानी कि मैं फिर से एक छोटा सर्विस प्रोवाइडर बन गया या छोटा गुड्स का सप्लायर बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगले साल 25-26 में जब 25-26 में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे तो वो विद इन द लिमिट होगा, यानी कि वापस से मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर चेक करना पड़ेगा कि आप स्मॉल टैक्स पेयर है कि नहीं। अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर है तो कंपोजिशन मिलेगा, स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। सर ये जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, इस लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे। इस लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये 1.5 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस किया हुआ है 75 लाख पे इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इसको याद कैसे करेंगे सर? नस्टा M3। कैसे याद करेंगे? नस्टा M3।
नस्टा M3, N फॉर नागालैंड, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर, M फॉर मेघालय। नस्टा M3। अगर आप इन 8 स्टेट्स में बिजनेसेस कर रहे हो, इन 8 स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर 1.5 करोड़ का लिमिट नहीं लगेगा, आपके ऊपर 75 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मान लो अगर आप एक अदर स्टेट पे ऑपरेट करते हो, लेट्स से आप महाराष्ट्र पे ऑपरेट करते हो और आप नागालैंड से ऑपरेट करते हो, आपका धंधा महाराष्ट्र में भी है, आपका धंधा नागालैंड में भी है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर अपर थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा, आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा। ऐसे केस में आपके ऊपर लोअर थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा, यानी कि 75 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होगा। चलिए, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ओरिजिनली जब कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी, जब कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी हमारे पास जीएसटी के अंदर, तो वो किसके लिए आई थी सर? वो गुड्स के ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए आई थी, और जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं उनके लिए आई थी। तो फंडामेंटली जो आपकी ये स्कीम थी वो गुड्स के सप्लायर के लिए थी और केवल रेस्टोरेंट के सर्विसेज की थी। तो अगर आप कॉम्पोजिशन लेते हैं तो गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा आप कोई और सप्लाई में एंगेज नहीं हो सकते थे। अगर होते तो आपकी कॉम्पोजिशन विड्रॉ हो जाती। लेकिन ओवर द टाइम गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार कोई व्यक्ति अगर मार्जिनल सर्विसेज देना चाहता है तो वो हमें अलाउ करना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि अगर आप गुड्स के साथ इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस देना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयरिंग की सर्विसेज देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन आपकी जो ये सर्विसेज होनी चाहिए वो मार्जिनल होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। तो सरकार ने कहा, however, as per the second provision to section 10(1), composition supplier are permitted to supply other services। आप अपने मेन सप्लाई के साथ अदर सर्विसेज भी दे सकते हो, और वो कितनी होंगी? 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट का 10%, पिछले फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन द स्टेट का 10%, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है, और आप 2 जगह से ऑपरेट करते हो, आप यूपी से ऑपरेट करते हो और आप महाराष्ट्र से ऑपरेट करते हो। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का टर्नओवर पिछले साल का 2022-23 का यूपी में है राजा बेटा 70 लाख रुपीस का, और महाराष्ट्र में है आपका 40 लाख रुपीस का। पिछले साल का टर्नओवर बोल रहा हूं, यानी कि पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितने का है? पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 110 लाख का है। पिछले साल का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 110 लाख का है, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एलिजिबल हो फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि आपका टर्नओवर 150 लाख के अंदर है, आप एलिजिबल हो फॉर द कंपोजिशन स्कीम। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में अब आपका मन कर रहा है कि आप रिपेयरिंग की भी सर्विसेज दे दो, तो आप मुझे बताओ कि आप मैक्सिमम रिपेयरिंग की सर्विसेज कितनी दे सकते हो? तो सर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो मिलती है स्टेट बेस्ड पे, राइट? वो कैसे मिलती है? स्टेट बेस पे मिलती है। तो यहां पर सरकार आपसे बोल रही है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, और आप चाहो तो 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ साथ रिपेयरिंग सर्विसेज भी दे सकते हो, लेकिन रिपेयरिंग सर्विसेज का लिमिट सेट करा हुआ है 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो भी आपका हायर है,
इन दोनों में जो भी आपका हायर है। अब सर 70 लाख का 10%, 70 लाख का 10% यानी कि 7 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 7 लाख। तो आप यूपी के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ साथ 7 लाख रुपए तक की रिपेयरिंग सर्विसेज दे सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में बने रहते हुए। सिमिलरली महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख का 10% यानी कि 4 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख की सर्विसेज आप दे सकते हो। मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका 23-24 में जिस पल आपका रिपेयर का सर्विस 7 लाख को एक्सीड करेगा यूपी के अंदर, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में जब भी आपका रिपेयर का सर्विस 5 लाख रुपए एक्सीड करेगा महाराष्ट्र के अंदर, तब आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। क्या बोला कि सर जिस पल 23-24 में आपका रिपेयर का टर्नओवर 7 लाख एक्सीड करता है, या फिर जिस पल महाराष्ट्र में रिपेयर का टर्नओवर 5 लाख एक्सीड करता है, दोनों में से जो भी पहले हो गया, आप इमीडिएटली कंपोजिशन से बाहर आ जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता कि तुमको करंट ईयर में अगर कंपोजिशन दे दिया है तो पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा कंपोजिशन बना रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो जैसे मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको कंपोजिशन स्कीम मिल गई, तो ये कंपोजिशन स्कीम आपके पास रहेगी जब तक आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं कर जाता। तो जैसे मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर हो गया सपोजिंगली 1 करोड़ 70 लाख, तो 1 करोड़ 50 लाख तक तो आप कंपोजिशन में बने रहोगे, लेकिन जो 20 लाख का आपका टर्नओवर है वो आपका नॉर्मल स्कीम में कवर होगा। मतलब जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 सीआर एक्सीड करेगा करंट ईयर में, वैसे ही आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। समझना मेरी बात को। जैसे मान लो पिछले साल 22-23 में तुम्हारा टर्नओवर था 100 लाख का, यानी कि 1 करोड़ का। तो तुम्हें करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको कंपोजिशन स्कीम दे दिया गया। तुमने क्या किया, तुमने 1 अप्रैल को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुमने अगर कंपोजिशन 23-24 में ऑप्ट कर लिया तो पूरे साल तुम्हारे पास कंपोजिशन रहेगा, नहीं। अब मान लो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपका टर्नओवर 150 लाख हो गया, मतलब कि 1.5 करोड़ हो गया। आपका टर्नओवर 150 लाख हो गया, यानी कि 1.5 करोड़ हो गया। अब जैसे ही 1 जनवरी को तुम पहला बिल काटोगे, मान लो तुमने यहां पे बिल काटा, यहां पर तुमने बिल काटा सपोज कर लो 1 लाख का। 1 जनवरी को तुमने बिल काटा 1 लाख रुपए का, यानी कि अब तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 1 जनवरी तक तुम्हारा टोटल टर्नओवर हो गया 151 लाख। 1 जनवरी तक तुम्हारा टर्नओवर हो गया 151 लाख। 1.5 करोड़ को टर्नओवर तुम्हारा एक्सीड कर गया, 1.5 करोड़ को टर्नओवर तुम्हारा एक्सीड कर गया 1 जनवरी को, तो तुम 1 जनवरी को कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि कंपोजिशन स्कीम एक बार मिल गई तो वो पूरे साल भर चलेगी, नहीं। अगर आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए तो आपको कंपोजिशन स्कीम दिया जाएगा, और करंट ईयर में आपके पास कंपोजिशन तब तक रहेगा जब तक आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड नहीं कर जाता। और अगर आप ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो 150 लाख की जगह लिमिट्स कितनी चल रही होगी? 75 लाख रुपीस की चल रही होगी। क्लियर? तो आपके पास 2 लिमिट चल रही हैं, एक तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट चल रही है, प्लस आपके पास अदर सर्विसेज की लिमिट चल रही है। दोनों में से जो काम पहले हो गया, अगर आपका एग्रीगेट 150 एक्सीड कर गया तब तो आप कंपोजिशन से बाहर आएंगे ही आएंगे। लेकिन मान लो आपका एग्रीगेट 150 को एक्सीड नहीं किया, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी केवल 50 लाख रुपए का ही है,
आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए का ही है। मान लो ये स्थिति है आपके पास 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख ही है, लेकिन आपकी जो सर्विस है यूपी के अंदर वो एक्सीड कर गई 7 लाख को। आपकी जो सर्विस है यूपी के अंदर वो एक्सीड कर गई 7 लाख को। 7 लाख की लिमिट थी ना यूपी में, कि यूपी में आप 7 लाख रुपए तक की सर्विस कर सकते हो। तो भले आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी 150 लाख को एक्सीड नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपकी सर्विसेज 7 लाख को एक्सीड कर गई, तो अगेन आप कंपोजिशन स्कीम से निकलकर कहां आ जाएंगे, नॉर्मल स्कीम पे। तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एग्रीगेट टर्नओवर भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर कर जाएगा तो नॉर्मल स्कीम में पहुंच जाएंगे, और जो सर्विसेज की लिमिट हमको प्रोविजो में दी गई है, यह भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये एक्सीड करेगी अगेन हम कंपोजिशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। राम सेवक इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। इनका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख रुपीस का था। क्योंकि इनका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 CR एक्सीड नहीं कर रहा, ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ साथ ये चाहे तो अदर सर्विसेज दे सकते हैं, 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, दैट इज 6 लाख, और ₹5 लाख, दोनों में जो भी आपका हायर है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हम गुड्स के साथ साथ और कितने रुपए की सर्विसेज दे सकते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सर, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर की भाषा चल रही है यहां पे, जो आप बोल रहे हो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये टर्नओवर में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो हम जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे होगा, यानी कि ऑल इंडिया का होगा। ठीक है, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ये पैन इंडिया का होगा। ये जो टर्नओवर होगा ये पैन इंडिया का टर्नओवर होगा। ठीक है जी, ये जो टर्नओवर होगा राजा बेटा, ये पैन इंडिया का टर्नओवर होगा। टर्नओवर में क्या क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आपकी जो ऑल आउटवर्ड सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो एफसीएम में कवर होती हो, चाहे वो आरसीएम में कवर होती हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि आपकी जो नील रेटेड सप्लाई है, आपकी जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, अल्कोहलिक लिकर और आपका एचपी मैन, इसके अलावा जो आपके पास होली एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसे भी कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट करी है वो कवर कर लिया जाएगा, और जो इंटर स्टेट सप्लाई है ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है टू डिस्टिंक्ट पर्सन। सर, ये डेफिनेशन तो सेम हमको वैसी ही लग रही है जो हमने पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन के अंदर। बिल्कुल, ये जो इंक्लूजन्स है वो सेम एज रजिस्ट्रेशन है। आपकी ऑल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आएगी, चाहे वो एफसीएम वाली हो, आरसीएम वाली हो। आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 आती है, नील, नॉन टैक्सेबल, होली एग्जेम्प्ट। आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई आ जाएगी और इंटरस्टेट सप्लाई टू द डिस्टिंक्ट पर्सन आ जाएगा। सर, क्या नहीं आएगा? व्हाट इज एक्सक्लूडेड, क्या हम इसमें कवर नहीं करेंगे? तो पहला पॉइंट सेम है, जितनी भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है, जिन पे आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना होता है, वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। जो जीएसटी के टैक्सेस हैं वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है सर, वो आपके एक्सक्लूजन में जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो अगर आपने कहीं पर पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है, या फिर लोन और एडवांस लिया है, तो उसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट होता है। तो सर, अगर ऐसी कोई सप्लाई है जहां पे पैसा डिपॉजिट हुआ है, लोन या फिर एडवांस दिया गया है, जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट है, ये वाली सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्पशन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये वाली एग्जेम्प्ट सप्लाई आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी।
सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है। सभी तरीके की होली एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है, लेकिन आपका सर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, वो वाली एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, मतलब कि जो लोन, एडवांस और डिपॉजिट है, ये आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। सभी प्रकार की एग्जेम्प्टेड सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनती है, लेकिन ऐसी एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है, मतलब कि पैसा लोन और एडवांस में दिया है, उसके बदले में ही इंटरेस्ट मिलता है, तो वो वाला जो इंटरेस्ट है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब जब 1.5 सीआर या फिर 75 लाख चेक करेंगे, जब 1.5 सीआर या फिर 75 लाख की लिमिट को चेक करेंगे, तो इसके इंक्लूजन में सभी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी, इसके इंक्लूजन में सभी एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी एक्सेप्ट लोन और एडवांस, एक्सेप्ट लोन और एडवांस जिसका कंसीडरेशन क्या है, इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 ये क्या कहती है? इट क्लैरिफाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, aggregate turnover includes the value of supply from the 1st April of the financial year to the date of his becoming liable for registration। मतलब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर मान लो Explanation 1 to section 10 clarifies that for the purpose of compute the aggregate turnover of a registered person for determining his eligibility to pay tax under this section, aggregate turnover include the value of supply from the 1st April of the financial year to the date of his becoming liable for registration। प्लीज जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 23-24 है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23। अब मेरी बात समझना, 22-23 में आपने धंधा पहली बार स्टार्ट किया था, 22-23 में आपने धंधा पहली बार स्टार्ट किया था, आप रजिस्टर्ड नहीं थे 22-23 में। जब शुरू हुआ था 22-23, जब 1 अप्रैल शुरू हुआ था तो आप अनरजिस्टर्ड थे। आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करा 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को आपका टर्नओवर एक्सीड करा 40 लाख को, मतलब इस पीरियड पे आपका टर्नओवर 40 लाख था। और 31 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक, 31 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक आपने 50 लाख रुपए का टर्नओवर किया। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक आपका टर्नओवर 40 लाख था। आप इस पीरियड में अनरजिस्टर्ड थे, इस पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे बेटा। ठीक है जी, इस पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे क्योंकि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था, तो आप क्या थे? आप अनरजिस्टर्ड थे। तो सरकार कहती है कि 23-24 में जब आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी, जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी और एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके अंदर 40 लाख को भी कंसीडर करा जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप लायबल नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पीरियड का टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। यानी कि जब एटीओ निकाला जाएगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो वो अप्रैल से लेकर मार्च तक निकाला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसके बीच में आप कभी अनरजिस्टर्ड भी थे।
आसान भाषा में अगर क्रक्स निकालूं तो जब हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसमें से कुछ पीरियड में आप अनरजिस्टर्ड थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रजिस्टर्ड पीरियड का टर्नओवर नहीं देखते हैं, हम पूरे साल का टर्नओवर देखते हैं, वेदर वी आर रजिस्टर्ड और नॉट। As per section 10(3), the option of the registered person to avail the composition scheme for the services shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds 150 lakh or 75 lakh। तो जिस दिन इफेक्टिव फ्रॉम द डे, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 CR को, उस दिन आपका कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाता है। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने क्या किया है सर? मिस्टर एक्स ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्होंने अपना नया बिजनेस कमेंस किया है, नया बिजनेस कमेंस किया है 1 अप्रैल 23 को, 1 अप्रैल 23 को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अप्रैल से लेकर जून तक इनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख का है, इनका टर्नओवर 40 लाख का है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक इनका जो टर्नओवर है, इनका जो टर्नओवर है वो है 110 लाख रुपए का। यहां थोड़ा कम कर देते हैं। इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का। फिर 1 अक्टूबर से इनके पास 31 दिसंबर तक जो टर्नओवर है वो है, सपोज कर लेते हैं 60 लाख रुपीस का। और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इनके पास जो टर्नओवर है, इनके पास जो टर्नओवर है वो है, मान के लेते हैं, मान के चलते हैं 70 लाख रुपए का। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स ने ऑप्ट किया कंपोजिशन स्कीम व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास कंपोजिशन का जो रेट है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो जीएसटी का रेट है वो 1% है, और नॉर्मल स्कीम के अंदर आपके पास जो जीएसटी का रेट है वो 12% है। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर जब 1 अप्रैल को हमने धंधा स्टार्ट किया होगा, जब 1 अप्रैल को हमने धंधा स्टार्ट किया होगा, हम अनरजिस्टर्ड थे, वी वर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वी वर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सर इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मेरा जो टर्नओवर था वो 40 लाख रुपीस का था, मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपीस का था। मैं नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूं तो आपको क्या लगता है, मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं सर, जब आप लायबल ही नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आप गवर्नमेंट को जीएसटी क्यों दोगे? नहीं देंगे सर गवर्नमेंट को जीएसटी। अच्छा अब समझो मेरी बात को। 30 जून को मैं लायबल हो गया, 30 जून को मैं लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करने वाला है। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। टेक्निकली मैं 1 जुलाई को लायबल हुआ हूं, टेक्निकली मैं 1 जुलाई को लायबल हुआ हूं, ठीक है। मैं यहां पर लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके सर। अब 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक मेरा टर्नओवर हो चुका है 50 एंड 40, मेरा टर्नओवर हो चुका है 90 लाख का। इस पीरियड में मैंने टर्नओवर अचीव किया 50 लाख रुपीस का, ठीक है।
अब जब मैं लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैंने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया था, यानी कि इस पीरियड में जुलाई से लेकर सितंबर वाले पीरियड में, जुलाई से लेकर सितंबर वाले पीरियड में मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूंगा किस रेट से? 1% से। मेरे ऊपर जीएसटी का रेट कौन सा वाला लगेगा? 1% का, 1% का। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक मेरा टर्नओवर 60 लाख है, ठीक है। यहां पर मैंने 60 लाख का टर्नओवर किया, यहां पर मैंने 60 लाख का टर्नओवर किया 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितने का हो गया? अब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितने का हो गया सर? अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 150 लाख का, यानी कि कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है वो आपकी पूरी हो चुकी है। कंपोजिशन स्कीम की आपकी लिमिट 31 दिसंबर तक पूरी हो चुकी है। यहां पर भी जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा 1% का, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर को जैसे ही मेरा टर्नओवर 150 का पहुंचेगा, अब सर मेरा कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। जैसे ही मैं जनवरी में पहला बिल काटूंगा, जैसे ही मैं जनवरी में पहला बिल काटूंगा, मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा। तो जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने 70 लाख का टर्नओवर किया है। जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने 70 लाख का टर्नओवर किया है, यानी कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो चुका है सर? आपका अब एग्रीगेट टर्नओवर, अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर सर हो चुका है 220 लाख का। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 220 लाख का, यानी कि ये वाले 70 लाख पे मेरे ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा 18% का। बात समझ में आया? मतलब जिस दिन आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड करेगा, उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक मेरा टर्नओवर 149 लाख था। 1 अप्रैल से लेकर 25 अक्टूबर तक मेरा टर्नओवर 149 लाख था, ठीक है जी। मैंने 26 अक्टूबर को 3 बिल काटे, मैंने 26 अक्टूबर को 3 बिल काटे। इनवॉइस नंबर 101, इनवॉइस नंबर 102, इनवॉइस नंबर 103, मैंने 3 बिल काटे। इनवॉइस नंबर 101 40,000 रुपए की थी। इनवॉइस नंबर 102 मेरे पास 50,000 रुपए की थी। इनवॉइस नंबर 3 मेरे पास 20,000 रुपए की थी। यानी कि मैंने 26 अक्टूबर को 1,10,000 रुपए के बिल काट दिए। मैंने 26 अक्टूबर को 1,10,000 रुपए के बिल काट दिए। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगर आप 26 अक्टूबर की बात करोगे तो मेरा यहां पर जो एग्रीगेट टर्नओवर है 26 अक्टूबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है 1.5 सीआर से ज्यादा, 1.5 सीआर से ज्यादा। 26 अक्टूबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया है 1.5 सीआर को। यानी कि 26 अक्टूबर को मैं कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ गया। 26 अक्टूबर को मैं कंपोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ गया। यानी कि मैंने 26 अक्टूबर को जितने भी बिल रेस करे हैं, मैंने 26 अक्टूबर को जितने भी बिल रेस करे हैं, इन सब बिल के ऊपर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगा। इन सब बिल के ऊपर नॉर्मल रेट आपका एप्लीकेबल होगा। इस 149 लाख पे लोअर रेट लगेगा, इस 149 लाख पे लोअर रेट लगेगा, बेसिकली कंपोजिशन स्कीम वाला रेट लगेगा। और ये वाले 1,10,000 पे मेरा नॉर्मल रेट एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है मालिक? ओके। अब रूल नंबर 7 आपको बताता है, रूल नंबर 7 आपको बताता है कि जीएसटी का रेट क्या क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब गुड्स में डील करते हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स के अलावा, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स के,
तो उस केस पे आपके ऊपर जीएसटी लगती है 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने वाली बात है। सर अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं और आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके ऊपर 1% का जीएसटी लगता है, 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या है? यहां पे टर्नओवर का मतलब क्या है? सर जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उस पे भी 1% और जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस पे भी 1%। आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है और जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, दोनों के ऊपर आपका 1% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप गुड्स के ट्रेडर हैं, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हैं तो उस केस में आपके ऊपर 1% लगेगा ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। यानी कि आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो और आप अगर ट्रेडर हो और आपने टैक्सेबल सप्लाई करा है 50 लाख का, 50 लाख का, आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करा है 20 लाख का और 20 लाख का, मतलब आप लोगों ने टोटल 70 लाख का सप्लाई किया है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो जीएसटी कितनी निकलेगी? 70 लाख का 1% यानी कि 70,000 रुपए, और यहां पे 50 लाख का 1% यानी कि 50,000 रुपए। तो ट्रेडर के केस में हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसीडर नहीं करते, ट्रेडर के केस में हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कंसीडर नहीं करते। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो तो ऐसे केस में हम टैक्सेबल सप्लाई उठाते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं करते। यहां पे टर्नओवर लिखा हुआ है और यहां पे टैक्सेबल सप्लाई लिखी हुई है। तो टर्नओवर के अंदर तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगी, इंटरस्टेट सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन भी आएगी। लेकिन जब टैक्सेबल सप्लाई की बात हो रही है तो यहां पर बाकी चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो उस केस पे आपके ऊपर 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और द टर्नओवर इन द यूटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेट है गुड्स के केस में 1% लगता है, गुड्स के केस में 1% लगता है, तो 1% में 0.5% सीजीएसटी का होता है और 0.5% एसजीएसटी का होता है। अब अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करूं तो 5% लगता है, 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% आपका एसजीएसटी होता है, 2.5% आपका एसजीएसटी होता है। ठीक है जी, ओके। टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आपने एग्रीगेट टर्नओवर की पढ़ी। इसके अंदर आपकी सभी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो आरसीएम वाली हो, चाहे वो एफसीएम वाली हो, चाहे वो आपके आरसीएम वाली हो। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील रेटेड वाली भी आएगी, नील रेटेड वाली भी आएगी, नॉन टैक्सेबल एल्कोहलिक लिकर और एचपी मैन भी आएगा, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी। सभी होली एग्जेम्प्ट सप्लाई आएंगी एक्सेप्ट वो एग्जेम्प्ट सर्विस जो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस की है, जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है, वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड टू द पर्सन हैविंग द सेम पैन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आया है सेक्शन नंबर 10 में। ये क्लैरिफाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल सप्लाई, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल by a person under this section, the expression turnover in a state or turnover in the UT shall not include the value of the following supply. Supply from the 1st April of the financial year up to the date when such person become liable for registration,
and exempt supply of services provided by way of extending deposit or loan or advance in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। तो ये चीज आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, इसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये चीज टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, इसके ऊपर जीएसटी आपके ऊपर कभी भी नहीं लगेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप लायबल हुए हो उस पीरियड पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना। मतलब जो आपका अनरजिस्टर्ड पीरियड है, जो आपका अनरजिस्टर्ड पीरियड है, उस पीरियड पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने धंधा इसी साल स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल से लेकर जून तक आपका टर्नओवर 40 लाख का था। जब आप लायबल ही नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए तो सरकार आपसे जीएसटी मांग ही नहीं सकती, ना ही कंपोजिशन वाला और ना ही आपका नॉर्मल वाला। तो जितने टाइम तक आप अनरजिस्टर्ड हो, जितने टाइम तक आप अनरजिस्टर्ड हो, उस टाइम पर आपके ऊपर कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं लगेगी। जितने टाइम के लिए आप अनरजिस्टर्ड हो उतने टाइम के लिए आपके ऊपर कोई भी जीएसटी इंपोज नहीं किया जाएगा, चाहे वो नॉर्मल वाला हो चाहे वो कॉम्पोजिशन वाला हो। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जब तक आप लायबल नहीं हुए थे, इस पीरियड का जो टर्नओवर है, इस पीरियड का जो टर्नओवर है, उस पीरियड पे आपको जीएसटी नहीं देना है। जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद का जो पीरियड है, जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद का जो पीरियड है उस पे कंपोजिशन लगेगा। और कब तक लगेगा? जब तक आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं हो जाता। जब तक आपका टर्नओवर 150 लाख को एक्सीड नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर कंपोजिशन लगेगा, और जैसे ही वो 150 एक्सीड होगा आपके ऊपर कंपोजिशन लगना बंद हो जाएगा, नॉर्मल स्कीम में आप कवर हो जाएंगे। इसके बाद रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे ऑप्शन दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए पार्ट बी ऑफ द REG 01। Such intimation shall be considered only after the grant of registration to the applicant, and his option to pay tax under the composition levy shall be effective from the date from which registration is effective। तो कह रहा है कि अगर आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हो, आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हो, मतलब आप लायबल टू रजिस्टर हुए हो, तो जब आप पहली बार रजिस्टर होते हो तो उस केस में आपको REG 01 के पार्ट बी में, REG 01 क्या है? REG 01 है आपके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का फॉर्म। तो REG 01 के पार्ट बी में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब ये आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब होगी? ये आपकी इफेक्टिव होगी फ्रॉम द डेट आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ। तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वही कंपोजिशन स्कीम की भी इफेक्टिव डेट होगी। तो मान लीजिए अगर आप लायबल हुए, मान लो आप लायबल हुए 10 सितंबर को आप लायबल हुए, और यहां से आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। लेट सपोज कर लो आपने अप्लाई कर दिया 20/9 को, विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर मिल भी गया। 25 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी हो गया। तो अब हमने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका इफेक्टिव डेट बनेगा जिस दिन आप लायबल हुए थे, 10/9। तो 10/9 अगर आपका रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट है, 10/9 अगर आपके रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट है तो वही आपके कंपोजिशन की भी इफेक्टिव डेट बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ये मंशा इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जीएसटी कॉमन पोर्टल पे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसके लिए आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो अगर आप 23-24 में कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहते हो तो 23-24 शुरू होने से पहले और 22-23 खत्म होने से पहले, आप ऐसे कह सकते हो 22-23 खत्म होने से पहले या फिर 23-24 शुरू होने से पहले आपको इंटीमेशन देनी है गवर्नमेंट को कि आप 23-24 के अंदर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो। ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
आपका कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो मान लो 22-23 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 22-23 में आप इंटीमेशन भेजोगे, 22-23 में आप इंटीमेशन भेजोगे और 23-24 की 1 अप्रैल से 23-24 की 1 अप्रैल से आपकी कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो अगर आपको 23-24 में कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो 22-23 में इंटीमेशन भेजनी है गवर्नमेंट को और आपकी कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल। ठीक है, ऐसे केस में आपको आईटीसी 03 फाइल करना पड़ेगा अपना आईटीसी रिवर्स करने के लिए। यह मैंने आप लोग को ऑलरेडी सेक्शन 18 में बताया था कि अगर आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाते हो, अगर आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम पे जाते हो तो आपके पास जो आपके पास आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल में, जो आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल इन डब्ल्यूआईपी में और जो आईटीसी पड़ा है रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स में, उसको आपको रिवर्स करना है और कैपिटल गुड का रिड्यूस्ड क्रेडिट आपको रिवर्स करना है, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 5 कहता है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन्हें हम लोग कंपोजिशन नहीं देते। रूल नंबर 6 कहता है कि जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा 1.5 सीआर को और 75 लाख को, आप शिफ्ट कर दिए जाओगे नॉर्मल स्कीम के अंदर, और आपको CMP 04 भरना होगा विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। CMP 04 भरना पड़ेगा विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट, राइट। अच्छा, अब क्या करना है सर, एनी पर्सन हु इज इन द कंपोजिशन स्कीम मे ऑप्ट आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम एनी टाइम एंड फाइल द CMP 04। आपका मन है कंपोजिशन स्कीम छोड़ने का, अभी आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं किया है, आपने 1 अप्रैल को कंपोजिशन स्कीम लिया, 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर 80 लाख रुपए पे ही पहुंचा है, लेकिन अब आपको घुटन हो रही है कंपोजिशन स्कीम में, आपका मन कर रहा है कि मैं कंपोजिशन से निकलकर नॉर्मल पे चला जाऊं, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको बस CMP 04 फाइल करना है और आप शिफ्ट कर दिए जाओगे नॉर्मल स्कीम में। अब जब आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो जिस दिन आप कंपोजिशन से नॉर्मल पे गए उससे ठीक एक दिन पहले आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल इन WIP है, जो रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड है, उसका आईटीसी आप ले सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा करने के लिए आपको 30 डेज के अंदर अंदर आईटीसी 01 फाइल करना है। जब रिवर्सल करना था आईटीसी का तो 90 दिन का समय था, 90 दिन के अंदर आईटीसी 03 फाइल करके रिवर्स करना था आईटीसी, और जब आपको आईटीसी अवेल करना है तो सरकार ने आपको 30 डेज का टाइम दिया है और आपको आईटीसी 01 फाइल करके चलना है। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 10(2)A। ये बात करता है सर्विस प्रोवाइडर के कंपोजिशन स्कीम की, ये बात करता है सर्विस प्रोवाइडर के कंपोजिशन स्कीम की। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, प्रोवाइडेड आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड ना करता हो। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपए एक्सीड नहीं करता तो आप एलिजिबल हो जाते हो कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A। और 10(2)A में जो रेट लगता है वो 6% का लगता है, जिसमें 3% CGST होता है और 3% आपका SGST होता है। अगेन ये कंपोजिशन स्कीम एक बार मिल गई तो पूरे साल भर नहीं रहती, जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करेगा तब तक ये आपके पास रहेगी। मतलब आपको अगर 1 अप्रैल को, अगर मान लो आपको 1 अप्रैल को हमने कंपोजिशन स्कीम दे दिया, कंपोजिशन स्कीम दे दिया अंडर सेक्शन 10(2)A, हमने आपको कंपोजिशन दे दिया अंडर सेक्शन 10(2)A, और आपका 30 सितंबर तक आपका जो टर्नओवर था वो पहुंच गया, सपोज कर लो 49,50,000। आपने 1 अक्टूबर को एक इनवॉइस काटा 20,000 रुपए का, आपने एक इनवॉइस काटा 25,000 रुपए का, और एक इनवॉइस आपने काटा 15,000 रुपए का। तो आपका जो टोटल इनवॉइस 1 अक्टूबर को कटा वो 60,000 रुपीज का था। और जैसे ही 1 अक्टूबर को आपने 60,000 की इनवॉइसेस काटी, आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो पहले 49,50,000 था उसमें 60,000 रुपए ऐड हो गए, आपका टर्नओवर बन गया 50,10,000। अब जैसे ही आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड किया, आप कंपोजिशन से बाहर आ जाएंगे।
तो 1 अक्टूबर को आप कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे, यानी कि इधर आपके पास नॉर्मल रेट लगेगा और इस वाले पे आपके पास कॉम्पोजिशन रेट लगेगा। ठीक है, यूजुअली सर्विसेज पे 18% का जीएसटी होता है, तो यहां पे नॉर्मल रेट आपके पास 18% का एप्लीकेबल हो जाएगा और यहां पे आपके पास कॉम्पोजिशन रेट 6% का एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो झेलनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कोई भी ऐसी सप्लाई करने से जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो अगर आप मान लो कपड़े के साथ साथ शराब के भी व्यापारी हो, ठीक है, आप कपड़े के साथ साथ पेट्रोल पंप भी चला रहे हो, तो ऐसे केस में सरकार आपको कॉम्पोजिशन नहीं देगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम बिजनेस को नहीं मिलती। ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है ये कभी भी बिजनेस को नहीं मिलती। ये किसको मिलती है सर? ये टैक्सेबल पर्सन को मिलती है। ये किसको मिलती है? ये टैक्सेबल पर्सन को मिलती है। हम रजिस्टर्ड पर्सन को कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं और जब हम किसी बंदे को कॉम्पोजिशन स्कीम देते हैं तो उसके जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी स्टेट में बिजनेसेस हैं, उन सब के ऊपर कॉम्पोजिशन लग जाता है। बात समझा? तो अगर आप शराब का धंधा चला रहे हो या फिर अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हो तो आपके उसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन रेट लगेगा। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उस पर तो जीएसटी लगना ही नहीं है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उस पर तो जीएसटी लगना ही नहीं है। तो वही सरकार कह रही है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती तो उस केस में हम आपको कॉम्पोजिशन नहीं देंगे। तो अगर आप शराब के व्यापारी हो, आप एचपी मैन में डील करते हो तो आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। आप दूसरे स्टेट पे माल नहीं बेच सकते। जैसे ऐसा हो सकता है कि मिस्टर एक्स के कपड़े का काम है, उनका यूपी में एक शोरूम है, उनका महाराष्ट्र में एक शोरूम है और उनका गुजरात में एक शोरूम है। तो यूपी से यूपी में सप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हैं, गुजरात से गुजरात में सप्लाई कर रहे हैं। ये अलाउड है, ये अलाउड है। ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स है और उनके पास दो बिजनेसेस हैं, यूपी है, वो यूपी से यूपी में भी सप्लाई करते हैं, आउटसाइड यूपी भी माल बेचते हैं। उनके पास एमपी में बिजनेस है, एमपी से एमपी में भी माल सप्लाई करते हैं, आउटसाइड एमपी भी माल बेचते हैं। तो ऐसे केस में इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। मल्टीपल स्टेट्स में अगर आपका धंधा है लेकिन आप विद इन द स्टेट ही माल बेचते हो, यूपी में भी धंधा है, महाराष्ट्र में भी धंधा है, गुजरात में भी धंधा है, लेकिन यूपी का माल यूपी के बाहर नहीं बेचते, महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र के बाहर नहीं बेचते, गुजरात का माल गुजरात के बाहर नहीं बेचते, कंपोजिशन मिल जाएगी। लेकिन यूपी और एमपी में धंधा है और यूपी से यूपी में भी बेचते हैं, यूपी के बाहर भी बेचते हैं, एमपी से एमपी में भी बेचते हैं, एमपी के बाहर भी बेचते हैं, तो फिर बेटा आपको कंपोजिशन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू धंधा करते हो तो भी आपको कंपोजिशन नहीं मिल पाएगा। आप गुड्स के सप्लायर हो, लेट से आपका शर्ट्स का काम है और आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपनी शर्ट्स को सेल करते हो, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपनी शर्ट्स को सेल करते हो, तो क्योंकि आप ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड हो तो ऐसे केस में भले आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, फोकस, ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप आइसक्रीम और एडिबल आइस बनाते हो, पान मसाला बनाते हो, टोबैको और अदर मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट बनाते हो, एरेटेड वाटर बनाते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हो, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ बनाते हो, बिल्डिंग ब्रिल्स और अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स बनाते हो, इनको रट्टा मार लेना, इनको रट्टा मार लेना। अगर आप इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इनके ट्रेडर हो, नोटिफाइड गुड्स के अगर मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके ट्रेडर हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन नहीं मिलती लेकिन ट्रेडर को मिल जाती है। वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस अंडर द सेम पैन। मतलब अगर आप यूपी, मिस्टर एक्स है, इनका यूपी में फर्नीचर का काम है और इनका एमपी में पेंट का काम है। अगर ये यूपी में कंपोजिशन स्कीम अवेल करते हैं
तो बेटा वो ऑटोमेटिकली पेंट के धंधे पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली पेंट के धंधे पर भी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्नीचर के धंधे के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्नीचर के धंधे के लिए कंपोजिशन ले लें और पेंट के धंधे को नॉर्मल स्कीम में डाल दें। ऐसा संभव नहीं है। या तो दोनों कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे या तो दोनों नॉर्मल स्कीम में जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक धंधे को कंपोजिशन में डाल दें और एक धंधे को नॉर्मल स्कीम में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपके पास राइट नहीं है कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने का। आपको अपनी पॉकेट से ये कंपोजिशन जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। जो लोअर रेट ऑफ जीएसटी है 1% का और 5% का, ये आपकी पॉकेट से जाएगा एज अ सप्लायर, ये आपको पे करना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर से टैक्स का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर आपको लोअर रेट से जीएसटी पे करनी है। जब लोअर रेट से जीएसटी पे करने का ऑप्शन दे रहे हैं, एक बेनिफिट दे रहे हैं लोअर जीएसटी का, तो सर आईटीसी का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। आप जब इनवॉइसेस इशू करेंगे तो वो इनवॉइसेस टैक्स इनवॉइसेस नहीं होंगी, वो बिल ऑफ सप्लाई होंगे। कंपोजिशन सप्लायर कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस इशू करने का मतलब कि आप जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको जीएसटी का पैसा अपनी जेब से पे करना है, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है। आप कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे आप लिखेंगे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाई। ये चीज आपके बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन होनी चाहिए कि आप एक कंपोजिशन सप्लायर हैं और आप एलिजिबल नहीं है टैक्स का पैसा कलेक्ट करने के लिए, राइट। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो गया। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से रिवाइज करवाया। अगर जल्दी जल्दी कराता तो आई थिंक 30 मिनट्स के ऊपर नहीं लगता, बट मैंने जहां कहीं पर भी पॉसिबल है वहां पर आपको एग्जांपल्स यहां पर कोट करे हैं। दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में स्पेशली हम जो रिवाइज करेंगे वो रिवाइज करेंगे ई वे बिल और पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। ये तीनों टॉपिक्स हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे सो दैट कि आप लोग को सारा का सारा चीजें रिकॉल हो जाए जो भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में दो चीजें आती हैं, एक आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एक आता है कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 9 एंड सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम हमने कवर अप किया हुआ है। हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए हमारे पास सेक्शन लगता है सेक्शन 9(3). सेक्शन 9(3) कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कुछ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकती है जिनके ऊपर टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट से कलेक्ट करा जाएगा। तो आपको पता है दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज जिसमें हम सप्लायर से टैक्स रिकवर करते हैं और सप्लायर के पास पावर होती है कि वो अपने रिसिपिएंट से टैक्स का पैसा रिकवर करके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो रिसिपिएंट से केवल अपनी सप्लाई का पैसा रिकवर करता है और रिसिपिएंट को उस सप्लाई पे जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा कराना होता है, इसलिए इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में रिसिपिएंट जीएसटी का पैसा सप्लायर को देता है और सप्लायर गवर्नमेंट के पास जमा कराता है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट डायरेक्टली पैसा क्या करता है, गवर्नमेंट के पास जमा करवाता है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जीएसटी के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है, लेकिन कुछ नोटिफाइड सप्लाईज हैं उनके ऊपर हमारे पास रिवर्स चार्ज लगता है। अब सर सर्विसेज के ऊपर भी रिवर्स चार्ज लगता है और गुड्स के ऊपर भी रिवर्स चार्ज लगता है। गुड्स का रिवर्स चार्ज हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। सर यहां पर आपके लिए एक तरीके से समझने के लिए कुछ खास है नहीं, एक तरीके का कंप्लायंस बेस्ड चैप्टर है। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा सिनेरियो है जहां पर रिवर्स चार्ज लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो परेशान होने वाली कोई बात निकल कर नहीं आती है। चलिए शुरू करते हैं सर बात करना रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज सेक्शन 298 में डिफाइंड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज की। रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज की सबसे पहली जो सर्विस यहां पर हम कवर करने वाले हैं
वो है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। स्पॉन्सरशिप की सर्विस क्या होती है कि सर जो सप्लायर होता है वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देता है, वो ब्रांड प्रमोशन करता है। जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा जब अपने शो पर आते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रांड्स का नाम लेते हैं जिन्होंने उनके शो को स्पॉन्सर किया है। तो यहां पर कपिल शर्मा उन ब्रांड्स को सर्विस दे रहे हैं, उनके ब्रांड्स का प्रमोशन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति स्पॉन्सरशिप रिसीव करता है, जो स्पॉन्सरशिप का पैसा रिसीव करता है, वो सप्लायर होता है, और जो स्पॉन्सरशिप का पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है। जिसने पैसा दिया है उसके ब्रांड का प्रमोशन होता है, राइट। तो जैसे मान लो मैं सप्लायर हूं, मैं कपिल शर्मा हूं, मैं तो जसमीत हूं, पर कोई बात नहीं, तो मान लो कि मैं कपिल शर्मा हूं, मैं अपने शो पर आया और मैं बोलता हूं दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय चिंग चाइनीज, लावा फोन, हीरो, फलाना ढिमका, ये वो। तो जब मैंने नाम लिया इन ब्रांड्स का तो इनका प्रमोशन हुआ, पूरे नेशनल टीवी पर मैंने आके प्रमोशन किया, लाखों करोड़ों की जनता ये शो देखती है और उन सब को इस ब्रांड के बारे में पता लग रहा है, राइट। तो यहां पर स्पॉन्सरशिप की सर्विस कपिल शर्मा दे रहे हैं अपने जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है स्पॉन्सरशिप का। तो कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। लेकिन रिवर्स चार्ज हम तभी लगाएंगे जब रिसिपिएंट कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा। मतलब अगर मैंने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी, मैंने अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी किसी इंडिविजुअल को, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मैंने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी किसी एचयूएफ को, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मैंने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी किसी एनजीओ को, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट को दी, मैंने पार्टनरशिप फर्म को दी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज के अंदर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जीटीए की सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली जो जीटीए की सर्विसेज होती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती हैं। नॉर्मली जीटीए की सर्विसेज क्या होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती हैं, और जो रिसिपिएंट होता है सर्विस का, उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अब अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी है किसी फैक्ट्री को, तो वो फैक्ट्री रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। जीटीए ने सर्विस दी है किसी सोसाइटी को, तो वो सोसाइटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। सर जीटीए ने सर्विस दी है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। एक बात समझना, सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट में होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर जीटीए ने सर्विस दी है किसी ऐसे व्यक्ति को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, कोई एओपी है, कोई बीओआई है, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर उसको जीटीए ने सर्विस दी तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे यहां पर क्या लग जाएगा, आपका रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। सर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी, किसी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई को सर्विस दी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दी, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये लोग टैक्स पे करेंगे। तो अगर जीटीए ने किसी फैक्ट्री को सर्विसेज दी, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विसेज दी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को सर्विसेज दी, किसी फैक्ट्री को सर्विसेज दी, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई को सर्विस दी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये लोग क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। सर रिसिपिएंट कौन होगा, कंसाइनर कंसाइनर रिसिपिएंट माना जाएगा, कंसाइनर रिसिपिएंट माना जाएगा कि कंसाइनी रिसिपिएंट माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। रिसिपिएंट किसको मानोगे, कंसाइनर को रिसिपिएंट मानोगे ऑफ द जीटीए सर्विस कि कंसाइनी को रिसिपिएंट मानोगे ऑफ द जीटीए सर्विस। तो एक्ट कहता है कि हम रिसिपिएंट उसको मानेंगे, हम रिसिपिएंट उसको मानेंगे जिसको फ्रेट पे करना है, जिसको फ्रेट पे करना है। अगर फ्रेट का पेमेंट कंसाइनर को करना है तो रिसिपिएंट कंसाइनर है, कंसाइनर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जीटीए का फ्रेट कंसाइनी को पे करना है तो कंसाइनी रिसिपिएंट है और कंसाइनी रिवर्स चार्ज में क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो whosoever is liable to pay freight is the recipient of service. Whosoever is liable to pay freight is a recipient of service, and if recipient is this person
and the recipient is factory, society, cooperative society, registered person under GST, body corporate, partnership firm, casual taxable person. If the recipient is this person, then reverse charge will be applicable and they have to pay GST under the reverse charge to the government. लेकिन कह रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जीटीए ने सर्विस दी है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, और वो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, यूनियन टेरिटरी का है। यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो क्या सर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? नहीं, एग्जेम्पशन पढ़ाई थी मैंने आपको। अगर जीटीए ने किसी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दी है जो कि गवर्नमेंट की है, लोकल अथॉरिटी की है, तो वहां पे जीएसटी लगती ही नहीं है। अगर लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है जीटीए ने, तो वो सर्विस भी आपकी क्या चलती है? वो सर्विस भी आपकी एग्जेम्प्ट रहती है। इसके बाद जीटीए ने किसी गवर्नमेंटल एजेंसी को सर्विस दी है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है केवल और केवल टीडीएस काटने के लिए, टीडीएस काटने के लिए, तो यहां पर भी आपका जीटीए का सर्विस क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो जीटीए ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसी डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को जो कि किसी सीजी, एसजी और यूनियन टेरिटरी की है, तो वहां पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जीटीए ने लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जीटीए ने ऐसी गवर्नमेंटल एजेंसी को सर्विस दी है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है केवल और केवल टीडीएस काटने के लिए सेक्शन 51 के अंदर, तो वहां पर भी जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट है। अगर जीटीए ने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सर्विसेज दी है, देन ऑल्सो आपकी जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एग्जेम्पशन में। जैसे मान लीजिए मुझे अपना घर शिफ्ट कर रहा हूं, मैं नोएडा से जा रहा हूं पुणे, तो मैंने क्या किया, अपने घर का जो सामान है, अपना जो बेड है, अपना एसी है, अपना फ्रिज है, फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल है, जितना भी मेरा घर का सामान है, उसे मैं नोएडा से शिफ्ट कर रहा हूं, किधर? पुणे में, राइट। तो ये मेरी पर्सनल सामान मेरा शिफ्ट हो रहा है, तो इस केस में मेरी सर्विसेज क्या हो जाएंगी? जीटीए की एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं ऑफिस का सामान शिफ्ट करवाता हूं, अपना स्टूडियो शिफ्ट करा रहा हूं फ्रॉम नोएडा टू पुणे, तो अब मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, तो यहां पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। जीटीए की सर्विसेज पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो घर का सामान अगर शिफ्ट हो रहा है, पर्सनल सामान शिफ्ट हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो गई। लेकिन अगर ऑफिस का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो ये सर्विस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपके पास जीटीए की जो सर्विस होती है, वो रिवर्स चार्ज में आती है। और रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करता है, और रिवर्स चार्ज में जो जीएसटी का रेट होता है वो होता है 5%। वो रेट होता है 5%। लेकिन अगर जीटीए की मर्जी है, ऑप्शन है जीटीए के पास, जीटीए चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स खुद पे कर सकता है। जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद टैक्स पे कर सकता है। जीटीए खुद को रजिस्टर्ड करा ले जीएसटी के अंदर और वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करे। नॉर्मली क्या है? नॉर्मली जीटीए की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती हैं या तो एग्जेम्प्ट है। नॉर्मली जीटीए की सर्विसेज या तो रिवर्स चार्ज में है या तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर जीटीए अपने आप को रजिस्टर करा लेता है तो जीटीए के पास एक ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी टैक्स दे सकता है। अब यहां पर भी दो जीएसटी के रेट लगते हैं। अगर हमारा जीटीए लिमिटेड आईटीसी लेता है तो उस केस में जीएसटी का रेट 5% लगता है। लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या है? एक तरीके से मान लो जीटीए केवल इनपुट जीटीए की सर्विसेज पे आईटीसी लेगा और किसी पे आईटीसी नहीं लेगा। अगर जीटीए अपना आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो 5% का जीएसटी रेट लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जीटीए पे करेगा। लेकिन अगर जीटीए अपना आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहता, वो हर एक चीज का आईटीसी लेना चाहता है, वो जो भी इनपुट में सर्विसेज ले रहा है, जो भी इनपुट में गुड्स ले रहा है, उसका वो आईटीसी लेना चाहता है, तो फिर उसके ऊपर 12% का रेट एप्लीकेबल होता है। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में दो रेट लगेंगे, या तो 12 या तो 5। 5 कब लगेगा? जब सर जीटीए अपना आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर जीटीए आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो 5% के रेट से वो सामने वाले व्यक्ति से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा।
लेकिन अगर जीटीए अपना आईटीसी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा तो सामने वाले बंदे से वो 12% का जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो जीटीए के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो रिवर्स चार्ज में जाए, चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आ जाए। ठीक है मालिक, ये हो गई जीटीए की सर्विसेज कंप्लीट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर ये रेंटिंग कर रही है, ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, कोई लैंड बिल्डिंग किराए पर दे रही है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। अगर रिसिपिएंट एक बिजनेस एंटिटी है और वो रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो उस केस में रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, राज की बात है, किसी को बताना नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच की है ये बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मुझे इस रजिस्टर्ड पर्सन का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं देखना, मुझे इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं देखना। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रिलेवेंट नहीं है। क्या रिलेवेंट है? रिलेवेंट है कि वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्या रिलेवेंट है? वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैंने गवर्नमेंट से कोई लैंड ले लिया किराए पर। सर आप उस लैंड पे क्या करोगे? बेटा मैं टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देता हूं, मैं उस लैंड पे टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को उसका रेंट दूंगा, उस लैंड पे मैं टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाऊंगा। तो इस केस में अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो जो भी रेंट मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, इस पर रिवर्स चार्ज के अंदर मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। मेरा पिछले साल का टर्नओवर 5 लाख था, 10 लाख था, 20 लाख था, 25 लाख था, कितना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि मैं रजिस्टर्ड हूं कि नहीं। अब जब हम यहां पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो इसके अंदर पार्लियामेंट भी इंक्लूड होता है, इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर भी इंक्लूड होता है, इसके अंदर आपके कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी इंक्लूड होते हैं। इसको याद रखना। तो मतलब अगर पार्लियामेंट ने, स्टेट असेंबली ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने, कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग करी है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा। तो यहां पर अपन इंक्लूड करके चलेंगे पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते थे तो ये एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हुआ करती थी तो ये एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। अब यहां पर चेंज आ गया है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट होती है किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट रहती है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट होती है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उस केस में आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है और जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है उसे यहां पर क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। सर अगर हमने कमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट करी है, अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग लेट आउट करी है किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को या फिर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो ये आपकी टैक्सेबल होती है और यहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हो रही है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो एग्जेम्प्ट है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हो रही है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। कमर्शियल बिल्डिंग अगर लेट आउट हो रही है किसी अनरजिस्टर्ड को या फिर रजिस्टर्ड को, तो टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद अगली सर्विस निकल कर आती है सर्विस बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर किसी कंपनी को सर्विसेज देता है तो वो कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करेगी जीएसटी का। अब अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है जिसपे सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस कट रहा है, तो भाई सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगती। तो अगर हमने डायरेक्टर को जो रिम्यूनरेशन दी है, उस पे अगर टीडीएस सेक्शन 192 पे कटता है तो इसके ऊपर जीएसटी ही अट्रैक्ट नहीं होता, और अगर इसके ऊपर जीएसटी ही अट्रैक्ट नहीं होता तो रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आएगी।
लेकिन अगर हमने डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी है, डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए हमने उसको सिटिंग फीस दी है, उस सिटिंग फीस के ऊपर आपका टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194J, उसके ऊपर टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194J। तो आपने जो उसको सिटिंग फीस दी है वो उसकी प्रोफेशनल फीस है, वो उसकी प्रोफेशनल फीस है, ठीक है, वो उसकी प्रोफेशनल फीस है। उस प्रोफेशनल फीस के ऊपर जीएसटी लगती है और यहां पर जीएसटी रिवर्स चार्ज पे लगेगी और जो कंपनी है उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा। तो डायरेक्टर को अगर कंपनी सैलरी दे रही है, क्योंकि डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉय भी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो सैलरी मिल रही है उस पे 192 पे टीडीएस कटता है, उसके ऊपर आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी नहीं लगती है। लेकिन अगर प्रोफेशनल फीस दी जा रही है फॉर द बोर्ड मीटिंग्स, तो उस केस में 194J में टीडीएस कटता है और वो जीएसटी के एम्बिट में आता है और वहां पे रिवर्स चार्ज के अंदर कंपनी जो होगी वो टैक्स पे करके चलेगी। अगर इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, क्लाइंट लेकर आ रहा है उसके पास, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है। उस कमीशन के ऊपर एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा, उस कमीशन के ऊपर कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर आपका जीएसटी पे करके चलेगी। इसी के तरीके से आपके पास आता है रिकवरी एजेंट की सर्विस। अगर रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है, रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी एनबीएफसी को सर्विसेज दे रहा है, किस बात की? इस बात की कि सर उनके लोन का पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, वो रिकवरी एजेंट उस लोन के पैसे को रिकवर करके दे रहा है। तो ऐसे केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रिकवरी एजेंट यहां पर टैक्स पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, वो बैंकिंग कंपनी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एनबीएफसी क्या करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। अगर आप एक म्यूजिक कंपोजर हो, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप एक म्यूजिक कंपोजर हो, लेट से आपने कोई गाना गाया और गाना गा के आपने टी सीरीज को राइट दे दिया कि भाई आप ये गाना जो है, आप ये जो गाना है वो यूट्यूब पे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको डाल दो। स्पॉटिफाई पे डल गया, यूट्यूब म्यूजिक पे डल गया, अमेजन म्यूजिक पे डल गया और जितनी भी आपकी स्ट्रीमिंग एप्स हैं उनके ऊपर डल गया गाना, यूट्यूब पे डल गया गाना। अब यहां पर क्या होगा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स उस कंपनी को, टी सीरीज को पेमेंट करेंगे और टी सीरीज क्या करेगी, उसमें से रॉयल्टी जो सिंगर है, जो कंपोजर है, जो लिरिसिस्ट है, उसको क्या करेगी, उसको ये रॉयल्टी पे करेगी। तो सर यहां पर जो म्यूजिक कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो रॉयल्टी अगर पे कर रहा है किसी म्यूजिशियन को, किसी सिंगर को, किसी लिरिसिस्ट को, ठीक है, किसी भी म्यूजिक कंपोजर को, तो उस रॉयल्टी के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा और वो जो म्यूजिक कंपनी है, वो जो प्रोड्यूसर है, वो रिवर्स चार्ज में क्या करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करके चलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, सर अगला पॉइंट आता है ऑथर्स के लिए। अगला पॉइंट आता है ऑथर्स के लिए। नॉर्मली अगर ऑथर ने कोई किताब लिखी है और उसको पब्लिश करने का कॉपीराइट, उसको पब्लिश करने का कॉपीराइट लेट से उसने किसी पब्लिशिंग हाउस को दे दिया। लेट से मैंने कोई किताब लिखी और मैंने उस किताब को पब्लिश करने का राइट एक XYZ पब्लिशिंग हाउस को दे दिया। तो पब्लिशिंग हाउस क्या करेगा, सर जब वो किताब बेचेगा वहां से जो भी पैसा कमाएगा उसमें से रॉयल्टी मुझको देगा। इस रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज लगता है, यानी कि जो पब्लिशिंग हाउस है उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सरकार ने ऑथर को भी ऑप्शन दिया है कि ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जीएसटी पे कर सकता है। जैसे जीटीए वालों को ऑप्शन दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन ले लो और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर दो रिवर्स चार्ज की जगह पर, वैसे ही ऑथर को ऑप्शन दिया गया है कि आपने जो भी रॉयल्टी कमाई है बुक का कॉपीराइट किसी पब्लिशिंग हाउस को देकर, तो उस रॉयल्टी पे आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स दे सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नए नए ऑथर्स होते हैं उनके लिए पब्लिशिंग हाउस पेन लेने को राजी नहीं होते। वो कहते हैं एक तो हम तुम्हारी किताब भी छापें और तुम्हारे लिए हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भी पे करें, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो नए नए ऑथर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए सरकार ने ऑप्शन निकाल दिया कि भाई चलो एक काम करो, हम तुमको ऑप्शन देते हैं कि तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर दो। तो ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना चाहता है तो ऑथर को सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसे इनवॉइस रेस करनी पड़ेगी अपने पब्लिशिंग हाउस को रॉयल्टी के अमाउंट का, और इनवॉइस पे वो डिक्लेरेशन डालेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्सेस पे कर रहा है। तो जैसे मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जब मैं XYZ पब्लिशिंग हाउस को इनवॉइस रेस करूंगा अपने रॉयल्टी के पेमेंट के लिए, तो उस इनवॉइस पे एक डिक्लेरेशन डाल दूंगा दैट ऑथर हैज अंडरटेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब मैंने जो ये ऑप्शन लिया है एफसीएम में टैक्स पे करने का, ये मुझे एक साल तक एक्सरसाइज करना है। तो आज मान लो 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक मुझे ये ऑप्शन कैरी ऑन करना पड़ेगा। एक साल तक मुझे इस ऑप्शन के साथ रहना पड़ेगा। अगर आज मैंने एफसीएम ऑप्ट करा तो मुझे एक साल तक एफसीएम के अंदर ही इस रॉयल्टी पे जीएसटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। एक साल के बाद मैं अपना ऑप्शन रिवर्स कर सकता हूं और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा सकता हूं। He has taken the registration under the CGST Act and filed a declaration in the form that he exercised the option to pay GST on the said services under the forward charge। आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि आप ऑप्ट कर रहे हो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए, और आप ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते एक साल तक। जब से आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वहां से एक साल तक आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो इनवॉइस रेज करोगे उसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द पब्लिशर। तो जो पब्लिशर है उसको जब आप इनवॉइस रेज करोगे उसमें आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट ऑथर इज पेइंग टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो अगर इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से गुड्स अगर इंडिया में आ रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर का है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, वी कैन स्किप दिस। इसके बाद आता है सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैंक्स का, एनबीएफसीज का क्या करते हैं, उनका एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहता है, उसको वो सेल करते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड। फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई एन्युटी स्कीम, कोई इंश्योरेंस की स्कीम, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सर अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का, तो इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा अगर हमारा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है, एक इंडिविजुअल है। अगर एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसके लिए बैंक एनबीएफसी उसको कमीशन दे रही है, तो उस कमीशन के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और वो बैंक एनबीएफसी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के अलावा कोई एजेंट है, जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई पार्टनरशिप और एलएलपी है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं वो दूसरी कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेच रहे होते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली मेरा इंडस इंड में बैंक खोला, अब बैंक अकाउंट ओपन करा, तो जब मैंने वहां पर बैंक अकाउंट ओपन करा तो उनका टाई अप आईसीआईसीआई के साथ है। तो इंडस इंड बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक की जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो हमको बेचने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक क्या करता होगा, इंडस इंड को कमीशन देता होगा जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडस इंड बेचता होगा। अब क्योंकि इंडस इंड एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक बैंक है, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहां पे इंडस इंड अपनी कमीशन पे आईसीआईसीआई से जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने आईसीआईसीआई के साथ टाई अप कर लिया और मैं उनकी पॉलिसी सेल कर रहा हूं, उनके इंश्योरेंस प्लान्स, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उनके जो अदर स्कीम्स है वो मैं सेल कर रहा हूं और मुझको कमीशन मिल रही है। तो इस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक को रिवर्स चार्ज में मेरी कमीशन पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करके चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है सर्विसेज ऑफ आरबीआई, इसको रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सिक्योरिटी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या कहता है सिक्योरिटी सर्विसेज?
एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर कोई भी पर्सन है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। किसको सर्विसेज दे रहा है? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो वहां पर क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। मान लीजिए सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज में मान लो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? मान लो सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है जी। अब सर यहां पर जो रिसिपिएंट है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। नहीं, यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो अगेन क्या लग जाएगा सर? अगेन आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी नहीं है, अदर पर्सन है, ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला व्यक्ति बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? ऐसे केस में अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, अगर रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या लग जाएगा सर? इस केस में आरसीएम लग जाएगा। और रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो ये आपकी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद वो आपसे क्या बोलता है? इसके बाद वो बोलता है कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज किसी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को दी गई हैं जो कि सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी की है। अगर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एक ऐसे डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को दी गई है जो कि सीजी की है, एसजी की है और यूनियन टेरिटरी की है, तो उस केस में क्या लग जाएगा बेटा? उस केस में क्या लग जाएगा? एक्सेप्शन। सर ये एग्जेम्पशन में कवर है, यहां पे एग्जेम्पशन आ जाएगी। अगर लोकल अथॉरिटी को दी है तो एग्जेम्पशन आ जाएगी। सर ऐसे पर्सन को दी है जो टीडीएस काटता है अंडर सेक्शन 51, तो उस केस में एग्जेम्पशन आ जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति को दी है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है, तो वहां पर भी आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी? एग्जेम्पशन निकल कर आ जाएगी। एवरीवन, वहां पर भी आपके पास एग्जेम्पशन निकल कर आ जाएगी। ओके जी, चलिए। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ द बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अगर एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट दूसरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट दूसरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ द बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई ने मुझे एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट किया हुआ है, और मैंने आगे आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर लिया है। तो मान लीजिए मैं हूं मिस्टर एक्स, और आप हो मिस्टर वाई। तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर इसने जो इसको सर्विसेज दी हैं, मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को सर्विसेज दी हैं, इन सर्विसेज के ऊपर क्या लगा देना है बेटा जी? इन सर्विसेज के ऊपर लगा देना है आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोल रहा है? एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दी है, एजेंट मतलब जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, और ये सर्विस को पूरा करने के लिए इसने एक दूसरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट की हेल्प ली है।
मिस्टर एक्स ने एसबीआई के साथ बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब अपनी सर्विसेज देने के लिए उसने वाई की सर्विसेज ली है, तो वाई एक्स को सर्विस दे रहा है और एक्स एसबीआई को सर्विसेज दे रहा है। तो वाई ने जो एक्स को सर्विसेज दी है, वाई ने जो एक्स को सर्विसेज दी है बिजनेस करस्पॉन्डेंट की, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर टू द बैंकिंग कंपनी। अगर आप बैंकिंग कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर हो तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जो बैंकिंग कंपनी होगी वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगी। यहां पर आपकी जो बैंकिंग कंपनी होगी वो आपके पास रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर कार। रेंटिंग ऑफ मोटर कार को भी हम चार्ट से करेंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर कार, अगर आपने किसी को मोटर कार रेंट पर करी है, अगर आपने किसी को मोटर कार रेंट पर करी है और यहां पर आपके पास जो फ्यूल है वो भी आपने इंक्लूड करा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। मतलब मैंने आपको गाड़ी दी है, गाड़ी के अंदर फ्यूल का पैसा भी इंक्लूडेड है। तो आप मेरे पास आए कार लेने के लिए किराए पर, तो मैंने आपको कार दी और कार के साथ मैंने पेट्रोल उसमें डालकर दिया, मतलब आपको पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। रेंटिंग के अंदर फ्यूल डलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो मैं आपको कार भी दे रहा हूं और मैं आपको फ्यूल भी दे रहा हूं। मैं आपको कार भी दे रहा हूं, मैं आपको फ्यूल भी दे रहा हूं। मतलब कार के अंदर पेट्रोल डीजल डलवा कर आपको कार दी जाएगी, आपको पेट्रोल डीजल नहीं डलवाना है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर अगर आपने रेंटिंग करी है मोटर व्हीकल की जिसपे पैसेंजर्स को बिठाकर लेके जाया जाता है, जिसपे पैसेंजर्स को बिठाकर लेके जाया जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास रिवर्स चार्ज होता है और एक आपके पास फॉरवर्ड चार्ज होता है। एक आपके पास रिवर्स चार्ज होता है, एक आपके पास फॉरवर्ड चार्ज होता है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी 5% की लगती है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी आपके पास 5% की लगती है और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपके पास जीएसटी 12% की लगती है। रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी 5% की लगती है और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपके पास 12% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब वो क्या कह रहा है, जरा प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने आपको मोटर व्हीकल किराए पर दिया, मैंने आपको मोटर व्हीकल किराए पर दिया और मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ऑप्ट कर रहा हूं, मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ऑप्ट करके चल रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, बोलो सर, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा। देखिए ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और 12% का जीएसटी मैं पे करके चलूंगा, 12% का जीएसटी मैं पे करके चलूंगा। लेकिन अगर हमारा सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हमारा सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट है और वो लिमिटेड आईटीसी ले रहा है, हमारा सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और वो लिमिटेड आईटीसी ले रहा है, तो 5% का जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर मैं एक नॉर्मल रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम करना चाहता हूं, जैसे जीटीए में हो रहा था, जैसे जीटीए में हो रहा था, अगर मैं अपना आईटीसी पूरा क्लेम करना चाहता हूं, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं चाहता, तो मैं अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराऊंगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% का जीएसटी लगेगा जो कि सप्लायर पे करेगा। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी लेता हूं, मैं अगर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी लेता हूं, आईटीसी सिर्फ किसकी चीज का ले रहा हूं, जो मैंने इनपुट में मोटर व्हीकल रेंट करी है, आउटपुट में मोटर व्हीकल रेंट करने के लिए केवल उसका आईटीसी ले रहा हूं। इनपुट में मोटर व्हीकल रेंट पे ली है, आउटपुट में मोटर व्हीकल रेंट पे देने के लिए सिर्फ इसका आईटीसी ले रहा हूं, इसके अलावा और किसी चीज का आईटीसी नहीं ले रहा, और मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, तो 5% से फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी लगेगा। और अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा 5% से। सर हमको नहीं समझ रहा, हमको नहीं जम रहा, आप हमको समझाओ कहना क्या चाह रहे हो। देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आप जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो विलिंग है
टू टेक फुल आईटीसी, सप्लायर इज विलिंग टू टेक फुल आईटीसी। अगर सप्लायर फुल आईटीसी लेना चाहता है, जो मोटर व्हीकल किराए पर दे रहा है, अगर वो सप्लायर फुल आईटीसी लेना चाहता है, तो ऐसे केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है। और किस रेट से टैक्स लगता है सर? फॉरवर्ड चार्ज लगता है और जीएसटी लगती है 12% से। ठीक है सर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सप्लायर इज नॉट विलिंग टू टेक द फुल आईटीसी। सप्लायर फुल आईटीसी लेना नहीं चाहता, दैट इज ओनली अवेल ITC of inward supply of renting of motor vehicle। जो इनवर्ड सप्लाई है मोटर व्हीकल की, उसकी रेंटिंग का केवल ITC लेना चाहता है। तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा सप्लायर कौन है। अगर आपका सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और आपका जो जीएसटी होगा वो लगेगा आपका 5% से। लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर अदर पर्सन है, तो चेक करना पड़ेगा रिसिपिएंट कौन है। अगर रिसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जीएसटी लगेगा 5% से। लेकिन अगर रिसिपिएंट भी अदर पर्सन है तो इस केस में आपका एफसीएम लगेगा 5% से। तो अगर आपका सप्लायर इज विलिंग टू टेक फुल आईटीसी तो बात ही खत्म, रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, एफसीएम लगेगा 12% से। लेकिन सप्लायर फुल आईटीसी लेना नहीं चाहता, सप्लायर लिमिटेड आईटीसी ले रहा है, तो चेक कर लो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है कि अदर पर्सन है। अगर तो बॉडी कॉर्पोरेट है एफसीएम लगा दो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगा दो, और सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रिसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो एफसीएम लगा दो 5% से। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि कब एफसीएम लगेगा, कब आरसीएम लगेगा, कब आपके पास क्या सिनेरियो निकल कर आएगा। ठीक है जी, एक बार इसको रीड कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार रीड कर लेना, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग। इसके बाद अगर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी पे सर्विस आ रही है, अगर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी पे सर्विस आ रही है, यानी कि इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का, तो इंपोर्ट अगर हो रहा है सर्विसेज का तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने जो सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए है, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विसेज किसी बिजनेस पर्पस के लिए तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है उसे यहां पर क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स चार्ज। आपको रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स नहीं पढ़ना है, आपके पास केवल और केवल सर्विसेज निकल कर आती हैं। गुड्स इज नॉट इनटू योर सिलेबस। राइट माय फ्रेंड, राइट। इसी के साथ हमारा जो जीएसटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।